हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सेमवाल एक नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपके बीच में एक जानकारी साझा कर रहा हूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है। क्लियर है? और कंफ्यूजन उनकी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के है। क्लियर? सूचना यह है कि जीएस विजन कि ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जा रहा है और वर्तमान में उत्तराखंड और हिंदी विषयों की कक्षाओं का संचालन हो रहा है। क्लियर है? स्टूडेंट्सों को जानकारी लेट से मिली, कोई कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीएस विजन में क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो जीएस विजन में आपकी उत्तराखंड और हिंदी की क्लासेस का संचालन हो रहा है और आप लोगों को जो भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए होगी, आप संस्थान के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष करके कि उन लोगों के लिए जो कि देहरादून में नहीं आ सकते हैं, देहरादून से बाहर के जनपदों में रह रहे हैं, तो वो लोग या वे अभ्यर्थी घर बैठे ही इस तरीके की कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में इससे पहले की जो वीडियो देखी थी वो वर्णों पर आधारित थी और वर्णों का हम भाग 1 आपके बीच में ला चुके हैं। भाग 1 में हमने डिस्कस किया था कि वर्णों की मूल संख्या कितनी है, वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं, जहां पर हमने स्वरों का उल्लेख देखा, व्यंजनों का उल्लेख देखा, स्वरों के भी आगे चल करके भेद हुए, व्यंजनों के भी आगे चल करके भेद हुए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख ले ताकि आगे की चीजें आपको और भी सरल तरीके से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज का पोर्शन। हमने लास्ट वीडियो को जहां पर छोड़ा था वो व्यंजनों के मूल जो संख्याएं थी उन संख्याओं के रूप में था और वहां पर जो मूल संख्या थी वो 33 थी और 33 प्रकार के भागों को या शब्द वर्णों को हमने अलग अलग प्रकार की कैटेगरियों में शामिल किया था। तो देखना, अगला जो पोर्शन हमारे बीच में आएगा वो जुड़ा हुआ है संयुक्ताक्षर के रूप में, यानी वर्णों की कुल और विशेषताओं के रूप में संयुक्ताक्षर एक अलग प्रकार की कैटेगरी है। देखेंगे कि कितने प्रकार के वर्णों को संयुक्ताक्षर में शामिल किया जाता है और क्या इनकी परिभाषा है कि हम किन वर्णों को संयुक्ताक्षर की कैटेगरी में शामिल करें। तो बेसिक इसका जो आधार है, संयुक्ताक्षर वे संयुक्ताक्षर होते हैं या वे वर्ण होते हैं जिनका निर्माण दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन आपस में मिले तो जाकर के एक नवीन अक्षर या वर्ण का निर्माण होगा, जिसको कि हम संयुक्ताक्षर की संज्ञा देते हैं। अब इनकी यदि संख्या देखी जाए व्याकरण में तो वो टोटल संख्या आपके बीच में 4 है। कौन कौन से विचार हैं? तो यहां पर जिसको मैं जिसको मैंने कहा अक्षत्र, ज्ञ और श्र के रूप में इंडिकेट कर रहा हूं, ये चारों ही आपके हिंदी व्याकरण के संयुक्ताक्षर होते हैं। लेकिन संयुक्ताक्षर मैंने कहा कि जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिले तब जाकर के निर्माण होगा संयुक्ताक्षरों का। तो इन चारों का निर्माण भी किसी न किसी वर्णों के मिलने से हुआ होगा। तो देखते हैं कि अक्षर का निर्माण कैसे हुआ। तो जो पोर्शन का और श के मिलने से बनता है वो ही आगे चल करके अक्षर के रूप में दिखाई देगा। ऐसे ही त्र का यदि निर्माण देखा जाए तो त का निर्माण त और र के मिलने से हुआ। ज्ञ का यदि देखा जाए तो ज के साथ जब य मिला और श्र का देखा जाए तो स और र जब आपस में मिले तो तब जाकर के निर्माण इन संयुक्ताक्षरों का हुआ है। तो टोटल मिलाकर के हमने संयुक्ताक्षर किसे कहा? जिनका निर्माण भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से हुआ है, या मैं कहूं कि भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से हुआ है, वही आपके संयुक्ताक्षर हैं, जिनकी टोटल संख्या 4 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हिंदी व्याकरण के आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करेंगे वो मुद्दा जुड़ा हुआ है एक तो घोषत्व के आधार पर। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि पहला जो मुद्दा हिंदी व्याकरण के आज के लेक्चर का है वो घोषत्व के आधार पर रहेगा और दूसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो
प्राणत्व के आधार पर वर्णों के किस तरीके के भेद होते हैं, ये दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें मैं पहला पोर्शन शुरू कर रहा हूं कि घोषत्व के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो किस किस तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अनेकों प्रकार के अभी तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें इनके बीच से क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं। तो देखना है कि घोषत्व का आधार है क्या। तो जिस शब्द को मैं घोष के नाम से इंडिकेट कर रहा हूं, इस घोष का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कंपन। क्लियर? अब कंपन का कंसेप्ट है क्या? तो जब हम किसी भी प्रकार के वर्ण का उच्चारण करेंगे, किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उन स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पाया जाता है। अब हो सकता है कि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वो कंपन कम हो, या हो सकता है कि स्वर तंत्रिकाओं में किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो कंपन होता है वो अधिक हो। तो इसकी जो हमारे सामने विशेषता एक और देखने को मिलती है घोषत्व के आधार पर कि आपके स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कम है या ज्यादा है, इसी आधार पर हम घोषत्व के आधार पर वर्णों को क्या करते हैं, दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक भाग होता है अघोष और दूसरा भाग होता है सघोष। ध्यान से देखिएगा, अघोष और सघोष के बीच से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक, अब अघोष वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों का हम जब उच्चारण करें, क्लियर है, तो उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या तो नहीं होता या तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्लियर है? मैंने कहा अघोष कौन सी कैटेगरी है, तो ऐसी कैटेगरी कहा जिनमें हम जब वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपकी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या तो ना हो या होगा भी तो बहुत ही कम हो। लेकिन कम किसकी अपेक्षा हो, तो जवाब आता है कि सघोष की अपेक्षा। यानी जब हम सघोष की कैटेगरी को डिस्कस करते हैं तो सघोष कौन से वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रिकाओं में जो कंपन होता है वो अधिक पाया जाता है। तो इसी आधार पर कि जो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कम हो या ना हो तो वो कैटेगरी अघोष, और यदि कंपन ज्यादा हो तो वो कैटेगरी आपकी क्या बन जाएगी, सघोष बन जाएगी। लेकिन ये अघोष और सघोष से संबंधित जो वर्ण है ये कहां पर से हमको देखने होंगे, तो उसके लिए हमने व्यंजनों की एक कैटेगरी पढ़ी थी जिस कैटेगरी को स्पर्शी व्यंजन कहा गया, या उसी को हमने वर्गीय कहा। उसके अतिरिक्त हमने देखा था कि उसमीय व्यंजन थे। ठीक है, उसमीय व्यंजन के साथ साथ हमने विभिन्न प्रकार के वर्णों का वहां पर उल्लेख किया था। तो ध्यान से देखिएगा आगे का पोर्शन। जब हमने देखा था जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन थे, इन स्पर्शी व्यंजनों को हमने कुल मिलाकर के कैटेगरी दी थी 25 प्रकार, यानी 25 प्रकार के जो व्यंजन थे वो स्पर्शी में शामिल किए जा रहे थे, जबकि हमने मूल व्यंजनों की जो संख्या कही थी वो संख्या आपकी कितनी थी, 33 थी। तो थोड़ा सा हम आगे उस पर भी देखेंगे कि स्पर्शी के अलावा भी इन अघोष और सघोष में शामिल किए जाते होंगे वर्ण या नहीं किए जाते। तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं प्राणत्व के आधार पर। अब देखना कि जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन थे, उन स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन में हमने अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बनाई थी, जिस कैटेगरी में हमने कचट तप करके एक फॉर्मूला रखा था, और इसी फॉर्मूले के तहत हमने 25 अलग अलग वर्णों को बिल्कुल बिखेर दिया था वर्गों में। ठीक है, जैसे का वर्ग था तो का वर्ग के अंतर्गत कितने व्यंजन आ रहे थे, तो का था, इसी के साथ ग था, घ था, ग। ठीक है, इसी तरीके से च वर्ग में कौन कौन से शामिल होते हैं, च के बाद छ होता है, जा होता है, इसी तरीके से ज, य, ट वाली कैटेगरी में ट के बाद ठ, इसी तरीके से ड, ढ, अणा का कंसेप्ट था, त वाले वर्ग में त के बाद थ, इसी तरीके से द, इसी तरीके से ध, और इसी तरीके से न। प वाले वर्ग में प के बाद फ, ब, भ, और इसी तरीके से आता है म। अब देखो 25 के 25 व्यंजन मैंने आपके सामने लिखे।
लेकिन यदि सवाल आए कि बताइए कि कौन इनमें से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, 4 ऑप्शंस दे देगा, तो वहां पर कंफ्यूजन आपके मन में ना हो, आपके दिमाग में ना हो, तो इसीलिए ये चीज डिस्कशन करना जरूरी बन जाता है। तो देखना, ये कचट तप वाला जो पोर्शन है, इसको मैं अलग अलग नंबरिंग दे रहा हूं, जो नंबरिंग 1 से लेकर के 5 रूप में है, और ये नंबरिंग मैंने क्षैतिज दिशा में दी है। क्लियर है? मैं अघोष और सघोष की बात कर रहा हूं इस समय। क्लियर है? तो कौन से वर्ण या कौन से व्यंजन इसमें से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, वो हमको मेनली देखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो पहले नंबर का वर्ण है और दूसरे नंबर का वर्ण है, वर्ग जो है, इसमें अनेकों प्रकार के वर्ण शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा कि जो पहले नंबर का वर्ग और दूसरे नंबर का वर्ग है, इन दोनों को मैं एक साथ ज्वाइंट करके लिख रहा हूं। ठीक है? अब बाकी बचे 3, यानी 3, 4 और 5। ध्यान से, तो जो पहला और दूसरा वर्ग होता है, ये दोनों के दोनों अघोष नाम में शामिल होते हैं या अघोष वर्ग में शामिल होते हैं। जहां तक बात है तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के वर्ग की, तो जो बाकी बचा हुआ था वो ऑलरेडी ही सघोष में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि मैंने अघोष के अंतर्गत सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को ही रखा है, इन 2 ही वर्गों को रखा है। तो बाकी बचे 3, अब 3 बचे हुए तो वो आपके सघोष में शामिल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहला और दूसरा वर्ग अघोष में, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग आपका सघोष होता है। चलो, क्या यहीं तक हमको इसको देखना होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे पास तीनों प्रकार के जो श होते हैं, उसके साथ हा होता है। आपको पता है कि जब हम तीनों प्रकार के श वर्णों की बात करते हैं तो ये ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक है? और बाकी बचे अंतस्थ व्यंजन, जिसमें य, र, ल और व आते हैं। तो देखेंगे कि वो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में शामिल किए जाते होंगे। तो फिलहाल इन 25 को हमने शॉर्ट तरीके से देखा कि जो पहला और दूसरा वर्ग होगा, ये क्या होंगे? अघोष, और तीसरा, चौथा, 5वां ये सघोष। क्लियर है? तो यहां पर रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो, मैंने कहा कि मूल जो 33 व्यंजन होते हैं उसमें से आपके अंतस्थ भी होते हैं, उसी में आपके संघर्षी भी होते हैं। ठीक है? तो जो अघोष होते हैं, इन अघोषों में हम किसको शामिल करें? तो ध्यान से देखिएगा, जो तीनों प्रकार के श होते हैं, ये तीनों प्रकार के श अघोष कैटेगरी में होंगे शामिल। जबकि अब बचे कौन कौन से? अब बचे आपके य, र, ल, व और ह। ध्यान से रटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। मैंने तीनों प्रकार की श को इन दोनों या मैं कहूं अघोष में शामिल कर दिया, और बाकी बचे य, र, ल, व और ह, ये अपने आप फिर सघोष की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। चीजें इजी हैं, रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से आपने पढ़नी है चीजें। तो शॉर्टकट में 25 चीजें हमने एक झटके में याद कर दी। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, 5वां सघोष, और साथ ही साथ जो 3 प्रकार के शब्द है इनको हमने अघोष में शामिल किया, और बाकी बचे हुए जो पोर्शन है, मूल 33 व्यंजनों की बात की जा रही है, उसमें से अब आपके य, अलावा और हा सघोष में शामिल होते हैं। तो सिंपल सा, सघोष क्या थे, अघोष क्या थे, वो हमने यहां पर समझा है। अब बात करेंगे कि महाप्राण कौन से होते हैं और अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा कि प्राणत्व के आधार पर वर्णों के कौन कौन से भेद हैं। जहां तक बात होती है अल्प प्राण, महाप्राण या प्राणत्व की, तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि इस शब्द प्राणत्व को समझा जाए। ठीक है? कि प्राणत्व का आधार होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो वर्णों के उच्चारण करते समय जो श्वास है, वो श्वास कैसा हमारे बीच में आधार रख रही है। आधार का अर्थ यह है कि वर्णों का उच्चारण करते समय क्या श्वास कम यूज हो रही है या श्वास अधिक यूज हो रही है। ठीक है? तो कम और अधिक श्वास के रूप में हम वर्णों का विभाजन कर देते हैं, और यहां पर जो प्राणत्व का आधार है, इस आधार को फिर 2 तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से
एक आधार होता है अल्प प्राण का। पहला आधार मैंने कहा अल्प प्राण का और दूसरा आधार रहता है महाप्राण का। अब क्या अल्प प्राण होते हैं, क्या महाप्राण होते हैं, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आपके वर्णों के उच्चारण में श्वास कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो उस आधार पर अल्प प्राण क्या होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास का प्रयोग कम किया जाता है। क्लियर है, जब श्वास का प्रयोग कम हो तो हम उस कैटेगरी को अल्प प्राण कहते हैं, और यदि श्वास का प्रयोग ज्यादा हो तो उस कैटेगरी को हम महाप्राण कहते हैं। लेकिन फिर काम वही कि बताओ कि जो 33 प्रकार के व्यंजन है उसमें से कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, तो वो चीजें और क्लियरली हमको समझनी है। यहां पर भी आप लोग रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। तो फिर काम वही है, आपने जो मूल व्यंजनों का स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन था उसकी कैटेगरी को लिखना है, ठीक है। और आपको पता है कि कचड़ तप करके ये शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। इस का के वर्ग में आपको पता है खा आता है, इस तरीके से गा घा फिर गा, ठीक है। चा की कैटेगरी में चा के बाद छा जा झा, फिर इसी तरीके से या। टा के वर्ग में टा के बाद ठा डा ढा, फिर इसी तरीके से अणा। ता में था दा धा, फिर न। पा में फा बा भा, और इसी तरीके से म आता है। चलो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। अघोष और सघोष को आपको बता चुके हैं कि पहला दूसरा अघोष था, तीसरा चौथा पांचवा सघोष था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कैटेगरी को हम इंटरचेंज कर देंगे। ध्यान से देखना, मैं क्षैतिज दिशा में कुछ नंबर्स लिख रहा हूं 1 to लेकर के 5 तक, यानी 1 से लेकर के 5 तक मैंने आपके बीच में क्षैतिज रूप में कुछ संख्याएं लिखी है, ठीक। अब देखना, पहला, तीसरा और पांचवा। ध्यान से, मैंने कहा पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये तीन क्या है आपके, ये अल्प प्राण होते हैं। ध्यान से, मैंने अभी क्या कहा है, इसको शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, इन 3 प्रकार के वर्गों को अल्प प्राण में शामिल किया है। अब मैंने 3 जब उसमें शामिल कर दिए हैं, 5 में से 3 गए, तो अब बचे बाकी 2 ही कैटेगरियां, यानी बची हुई कैटेगरी कौन सी है आपके 2 नंबर, और साथ ही साथ जिसको मैंने 4 की संख्या दी है। तो जो 2 और 4 वर्ग में आने वाले वर्ण होते हैं, इनको हम कहते हैं महाप्राण। चीजें इजी हैं, लेकिन आप उस तरीके से समझने का यदि प्रयास करोगे तो हो क्या रहा है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा जो वर्ग है ये सभी के सभी महाप्राण में शामिल किए जाते हैं, ठीक। लेकिन फिर बात वहीं फंस जाती है कि बताओ अंतस्थ में कौन सा किस वर्ग में है, संघर्ष में कौन सा कौन सी कैटेगरी में है। तो ध्यान से देखना, यदि आपको अघोष का याद होगा तो अघोष में मैंने 3 प्रकार के श को रखा था सबसे आगे। लेकिन जब यहां बात आती है अल्प प्राण की, तो यहां पर मैं य, र, ल और व इनको पहले लिख दे रहा हूं, यानी ये जो 4 प्रकार के व्यंजन हैं इनको शामिल किया जाता है अल्प प्राण में। अब बाकी बचे कौन से, बचे वही 3 प्रकार के श, ठीक है। 3 प्रकार के श बचे और बचा आपका ह। तो ये जो 4 प्रकार के व्यंजन हैं, ये 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, इनको शामिल किया जाता है महाप्राण की कैटेगरी में। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने अल्प प्राण और महाप्राण को समझा, साथ ही साथ मैंने कहा कि अघोष और सघोष नाम के जो वर्ग हैं उन पोर्शनों पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि जिस तरीके से आपके बीच में ये चीजें रखी गई हैं आपको आसानी से समझ में भी आ चुकी होंगी। तो रटने का बिल्कुल काम नहीं है, आपने चीजों को तरीके से लेना है। कुछ अपने तरीके से आप समझने का प्रयास करिए, और नहीं तो जो तरीका आपके बीच में रखा जा रहा है इस तरीके से याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ही रोक रहा हूं, लेकिन जल्दी ही एक नई वीडियो को लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।